आज अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में। और इस वीडियो से पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर ली थी, तो आज अपन बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो ये जो गुप्त साम्राज्य है, इससे संबंधित जो जानकारी है वो हमको जो ज्यादातर जो साहित्यिक स्रोत है उससे मिलती है, और जो विदेशी यात्री हैं उनका जो विवरण है उनसे मिलती है। जैसे साहित्यिक स्रोत में अगर अपन बात करें तो जैसे वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, कालिदास की प्रमुख जो रचना है उनसे मिलती है, और मुद्रा राक्षस, इस प्रकार की जो रचना है उनसे हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और साहित्यिक स्रोत में ही जैसे बौद्ध ग्रंथ हो गया, उनसे भी हमको इससे संबंधित जानकारी मिलती है। अगर अपन बात करें विदेशी यात्रियों के बारे में, तो जैसे फाहियान, वो भी भारत आया था गुप्त साम्राज्य के समय, तो उनका जो विवरण है उनसे हमको जानकारी मिलती है। और वहनसान और अलबिरुद, तो ये जो तीनों विदेशी यात्री हैं उनसे भी हमको इस गुप्त साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इतिहास जानने के जो विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं उनसे हमको ज्ञात होता है कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो ज्यादातर बताते हैं कि वो एक तरह से कुशल शासकों के सामंत थे, तथा अधिकतर इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये एक प्रकार से वैश्य थे। तथा इस गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त को माना जाता है। यह जो श्रीगुप्त है यह 240 ईस्वी में इस गुप्त वंश की जो राजगद्दी है उस पर बैठता है, और 240 ईस्वी से लगाकर यह 225 ईस्वी तक इस गुप्त वंश पर राज करता है। उसके बाद में श्रीगुप्त के बाद में एक दूसरा शासक आता है जिसका नाम है घटोत्कच। यह जो घटोत्कच है यह श्रीगुप्त का ही पुत्र था, और इसने गुप्त वंश में, इस गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश में कुछ खास हिस्सा नहीं किया, तथा इसने महाराजा की उपाधि धारण की। उसके बाद में तीसरे नंबर पर एक महत्वपूर्ण, एक योग्य तथा एक प्रभावशाली शासक आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। यह जो चंद्रगुप्त प्रथम है यह प्रथम गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, और इसने लेस्वी वंश की जो राजकुमारी थी जिसका नाम है कुमारी देवी, उनसे विवाह किया, तथा इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तथा इन्होंने 319 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद इस गुप्त वंश पर इन तीनों शासकों के बाद में 4 नंबर पर एक योग्य, एक महत्वपूर्ण, यानी इन तीनों से थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण, योग्य और प्रभावशाली शासक आता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त है ये कुमार देवी का पुत्र था, यानी जो कुमार देवी है वो किसकी पत्नी थी? समुद्रगुप्त प्रथम की। तो उस समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त है इसने अपने साम्राज्य में ओनली साम्राज्य का ज्यादातर विस्तार किया। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर जो गुप्त काल का जो साम्राज्य का जो विस्तार है वो समुद्रगुप्त के काल में ही हुआ था। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के और तकरीबन 9 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया, और उन्होंने भारत के जो दक्षिणी का जो क्षेत्र है, जो दक्षिणी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के और भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और उन्होंने दक्षिण क्षेत्र पर जब युद्ध अभ्यास चलाया तब उन्होंने तकरीबन 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला, और इस तरह से उन्होंने गुप्त साम्राज्य का पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त है इसके दरबारी कवि हरिशरण नामक हुआ करते थे, और उसके द्वारा ही एक परिस्थिति लिखी गई जिसका नाम है इलाहाबाद परिस्थिति। उसके बाद में जो समुद्रगुप्त है वो एक तरह से संगीत प्रेमी भी थे, क्योंकि ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है कि गुप्त काल के जो ज्यादातर सिक्के हैं उस पर समुद्रगुप्त का जो चित्र है वो अंकित है, और समुद्रगुप्त के हाथों में वीणा लेकर एक तरह से वादन कर रहे हैं, और इसीलिए ही जो समुद्रगुप्त है वो एक तरह से संगीत प्रेमी थे। उसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद में एक शासक आता है जिसका नाम है रामगुप्त। यह समुद्रगुप्त के बाद में अगला उत्तराधिकारी बनता है, और यह जो रामगुप्त है यह एक तरह से अयोग्य शासक था, यानी योग्य शासक नहीं था। उसके बाद में रामगुप्त के बाद में एक और शासक आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये रामगुप्त के बाद में इस गुप्त वंश की गद्दी पर बैठता है, और यह
मालवा तथा गुजरात के जो शक शासक थे उनको पराजित करता है तथा उनकी विजयों पर उनको पराजित करके उन्हीं विजयों के उपलक्ष्य में उनको एक उपाधि मिलती है जिसे हम बोलते हैं विक्रमादित्य। तो ये जो विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी वो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। उसके बाद में उसके शासन काल में ही जो चांदी के सिक्के हैं वो सर्वप्रथम चलाए गए तथा इनके शासन काल में ही सैन्य यात्री जिसका नाम है फाइया वो भारत आया था तथा इसके काल में एक स्तंभ लिखा गया जिसे हम बोलते हैं मोहरौली का स्तंभ। और इस स्तंभ पर जो लेख लिखा हुआ है उससे हमको ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जो बंगाल विजय है वहां पर अपनी विजय प्राप्त की थी। और चंद्रगुप्त के बाद में एक और शासक आता है जिसका नाम है कुमारगुप्त। इसने अपने साम्राज्य में या अपने काल में इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय इनकी स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई। उसके बाद में इस शासक के बाद में अगला जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद में धीरे धीरे करके इस साम्राज्य का धीरे धीरे करके पतन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ इसके बाद में जो स्कंदगुप्त हैं इसके बाद में जो शासक होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। और इस गुप्त वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है विष्णुगुप्त। और इस गुप्त से संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है एरन अभिलेख। उस एरन अभिलेख से हमको दो चीजें मिलती है। एक मिलती है भानुगुप्त के जो साम्राज्य था उनसे संबंधित जानकारी और एक मिलती है सती प्रथा के जो प्रथम साक्ष्य वो हमको एरन अभिलेख से प्राप्त